अब हम डिस्कस करेंगे कंप्लायंस ऑडिट के बारे में। सो वी नो कि पीएसयू ऑडिट में अपने पास अलग अलग टाइप के ऑडिट्स है, फॉर एग्जांपल कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, एटसेट्रा। सो कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? कंप्लायंस ऑडिट, ऑडिट का मतलब हम सबको पता है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ठीक है। अब कंप्लायंस, किस चीज का कंप्लायंस अपने को चेक करना है, ये देखना है हमको कि क्या सब्जेक्ट मैटर जो है वो कंप्लाई कर रहा है विद एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एप्लीकेबल क्राइटेरिया के साथ आपका सब्जेक्ट मैटर कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, उस चीज का इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना मतलब होता है कंप्लायंस ऑडिट। फिर से एक बार, कंप्लायंस ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस असेसमेंट। किस चीज का इंडिपेंडेंस असेसमेंट करना है अपने को कंप्लायंस ऑडिट के अंदर? हमें ये देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस भी चीज का आप ऑडिट कर रहे हो, वो एक एप्लीकेबल क्राइटेरिया से कंप्लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब एप्लीकेबल क्राइटेरिया मतलब किस चीज से कंप्लाई करना चाहिए, तो अपने पास दो टाइप के कंप्लायंस होते हैं जो आपको कवर करने चाहिए। एक होता है रेगुलरिटी और एक होता है प्रोप्राइटी। सी, अपन ऑडिट में बात करते हैं कीवर्ड्स याद रखने की, दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टाइप इस चैप्टर में, ऐसे समझ के चलो। सो रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। सो रेगुलरिटी में क्या होता है? सारे रेगुलेशन रिलेटेड, लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनसे कंप्लाई करना चाहिए। प्रोप्राइटी में क्या होता है? बचे हुए चीजें, जनरल जो भी चीजों से कंप्लायंस होना चाहिए वो सारी, ठीक है। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो रेगुलरिटी मतलब क्या, कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो एक फॉर्मल क्राइटेरिया से को कंप्लाई करना चाहिए, अध्ययर करना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मल क्राइटेरिया कहाँ से आ रहा है? लॉज एंड रेगुलेशन से बन सकता है, अग्रीमेंट्स पे से बन सकता है, जो भी एंटिटी पे एप्लीकेबल अग्रीमेंट्स है उससे, जो लॉज एंड रेगुलेशंस आप पे एप्लीकेबल है उनसे, उनसे आता हुआ जो भी आपको क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपके सब्जेक्ट मैटर ने अध्ययर करना चाहिए। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट का रेगुलरिटी वाला सेगमेंट, ठीक है। प्रोप्राइटी वाला पार्ट बोलता है कि जनरल जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एथिकल कंडक्ट के ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, ये दोनों चीजें गवर्न करने वाली आपके सब्जेक्ट मैटर ने कंप्लाई करनी चाहिए। सो प्रोप्राइटी ऑडिट कहता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स के साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिकल कंडक्ट को गवर्न करने वाले जो भी जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें सीएस को सीएस के एथिकल कंडक्ट को गवर्न करने वाला अपन ने पढ़ा है कोड ऑफ एथिक्स, एंड वी हैव एन एंटायर चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ऑन इट, राइट। उस तरीके से पब्लिक ऑफिशियल्स के एथिकल कंडक्ट और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को गवर्न करने वाले जो भी जनरल प्रिंसिपल्स है उनका भी कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। These are the two small topics which you want you can cover from the module. मुझे उतना ज्यादा नहीं इन डेप्थ घुसना था इस चैप्टर में, इसीलिए आई डिड नॉट मेक नोट्स अबाउट इट। मूविंग ऑन टू कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस। कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस, जनरल प्रिंसिपल्स एंड एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान, ठीक है। कंप्लायंस ऑडिट की प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी चीज की प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आप प्रिंसिपल्स सेट करोगे, प्लानिंग करोगे और प्रिंसिपल्स सेट करोगे। तो आपको सिग्निफिकेंट एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है वो देखना होगा। प्रिंसिपल्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस, आपकी कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस से रिलेटिंग डायरेक्टली रिलेटेड प्रिंसिपल्स है वो वाले एक बार आप देख लो, ठीक है। कौन सी एंटिटीज का आपको ऑडिट करना है वो डिटरमाइन कर लो। एक एनुअल प्लान बनाओ कंप्लायंस ऑडिट के लिए, ठीक है। सो बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि आप प्रोप्राइटी वाली कंडीशन फुलफिल कर सको। बाकी चीजों के लिए, कंप्लायंस ऑडिट के लिए प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड प्रिंसिपल्स है वो एक बार देख लो। कौन सी एंटिटीज यूनिट्स का आपको ऑडिट करना है वो देख लो, एंड देन उसके अलावा कंप्लायंस ऑडिट के लिए एक एनुअल प्लान डेवलप करो। सिंपल है, सिर्फ अगर ब्लैक पॉइंट्स भी याद रखो तो चलेगा, अंदर का आप अपने मन से एक्सप्लेन कर दोगे। फिर आता है कंप्लायंस ऑडिट को प्लान करना। एनुअल कंप्लायंस ऑडिट के लिए ऑडिट को आपने प्लान कर दिया, अब जो आप कंप्लायंस ऑडिट जब कर रहे हो तब का प्लान करो, ठीक है। ऑडिट को परफॉर्म करो, बेसिक साई ऑब्टेन करो, साई को इवैल्यूएट करो, कंक्लूजंस बनाओ एंड रिपोर्टिंग करो। दिस इज वेरी बेसिक, आई डोंट थिंक दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। दिस वाज द मेन पार्ट कि what exactly is compliance audit, and this is something that you should remember if this comes for a 3 or a 4 marker. All right, moving on to performance audit. परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है? सो हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा टुकड़े टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट हम सबको पता है क्या है ऑडिट? इंडिपेंडेंट असेसमेंट। अब ये इंडिपेंडेंट असेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ऑब्जेक्टिव, हम सबको पता है ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक, क्या एग्जामिनेशन करना होगा आपका एविडेंस का, ताकि फॉर आप प्रोवाइड कर सको एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट। किस चीज का इंडिपेंडेंट असेसमेंट भाई? परफॉर्मेंस ऑडिट है तो परफॉर्मेंस का ही इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा। किसकी परफॉर्मेंस? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोग्राम्स की और एक्टिविटीज की, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, एक ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एग्जामिनेशन, किस चीजों का? एविडेंस का, ताकि आप इंडिपेंडेंट असेसमेंट दे सको, परफॉर्म कर सको। किस चीज का? परफॉर्मेंस का। किसके? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, प्रोग्राम के एंड एक्टिविटीज के, ताकि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको
जिससे कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिस टू इम्प्रूव द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, एंड आपको डिसीजन मेकिंग को भी फैसिलिटेट करना होगा उन पार्टीज के जो रिस्पॉन्सिबल है टू ओवरसी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। आप ऐसे पार्टीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे जो रिस्पॉन्सिबल है टू ओवरसी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। अगर मान लो कहीं पे आपका कुछ कम पड़ रहा है तो उस चीज पे अगर वो एक्शन ले सके, उस चीज के लिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो ताकि वो डिसीजन मेकिंग सही से ले सके, कर सके। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है। सिंपल ऐसे याद रखो, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इंडिपेंडेंट असेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? एक ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना होगा एविडेंस का। ठीक है, ताकि आप इंडिपेंडेंट असेसमेंट परफॉर्म कर सको, प्रोवाइड कर सको। किस चीज का? भाई परफॉर्मेंस ऑडिट है तो परफॉर्मेंस का आपको इंडिपेंडेंट असेसमेंट करके बताना है। किसकी परफॉर्मेंस? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, प्रोग्राम्स की, एक्टिविटीज की। क्यों करना जरूरी है ये? ताकि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको जिससे कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़े, एंड दूसरा आप ऐसा परफॉर्मेंस ऑडिट करके ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो ऐसे लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल है टू इनिशिएट एंड ओवरसी एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब परफॉर्मेंस ऑडिट के 3 स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ऐसी 3 चीजें जो आपको ऑडिट करनी ही पड़ेगी, ये चीजें आपको चेक करनी ही पड़ेगी एज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट। क्या क्या चीजें? इकोनॉमी। आपको ये देखना होगा कि जो भी रिसोर्स यूज किए जा रहे हैं वो उनका कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। आपको उस चीज के लिए क्या क्या चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी? क्वांटिटी, क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। ठीक है, आपको इकोनॉमी के अंदर क्या देखना है कि जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो उनकी क्वांटिटी एडिक्वेट है, क्वालिटी सही है, बेस्ट प्राइस पे है, ताकि आपका जो रिसोर्सेज यूज्ड का कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। ओके, सो इकोनॉमी से याद रखना जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनका जो कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, बट मेकिंग श्योर कि जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो बेस्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स एफिशिएंसी। इनपुट आउटपुट रेशियो। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आप ये समझ रहे हो। ओके, आपका मैक्सिमम आउटपुट बनना चाहिए विथ मिनिमम इनपुट, एंड एक गिवन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए कितना मिनिमम इनपुट लगना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट बन के आना चाहिए विथ मिनिमम इनपुट, और अगर एक गिवन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट आपको दिया गया है तो उसके लिए मिनिमम इनपुट जितना लगना चाहिए उतना ही लगना चाहिए। ओके, अब एफिशिएंसी है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है कि नहीं, उसके लिए आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि क्या आपकी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आप जो फॉलो करते हो वो साउंड है कि नहीं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब क्या? आप जब मटेरियल खरीदते हो, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर आप खरीद रहे हो तो वो जिनसे प्रोक्योर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसकी जो पॉलिसीज है आपकी वो साउंड होनी चाहिए। ओके, जो आप रिसोर्सेस आपके पास आ गए हैं उसको आपने प्रॉपरली प्रोटेक्ट और मेंटेन करना चाहिए। जो भी अब आपके पास रिसोर्सेस आ गए आफ्टर प्रोक्योरमेंट वो आपने प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने चाहिए और मेंटेन करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस जो है उनको आपको एफिशिएंटली यूज करना है। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस कौन से? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस जो है आपके उनको आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो भी एफिशिएंट होनी चाहिए, एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका वो भी एफिशिएंटली होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आपकी साउंड होनी चाहिए, रिसोर्सेज आपके प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड होने चाहिए, एंड जो आपके रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्ट कर लिया, मेंटेन कर लिया, अब उनका जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो भी एफिशिएंट करो। यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, ऑपरेटिंग करके, तो वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी आपकी एफिशिएंट होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका एफिशिएंट होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस के बारे में। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली आउटपुट क्या निकला, किस हद तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, हमने क्या सोचा था और कितना हमने जो चीज करी उसका इम्पैक्ट आया। ओके, तो अब समझ लो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऐसे अज्यूम करके चलो फॉर एग्जांपल कि वो डिसाइड किया था कि वो 10 ट्रीज को प्लांट करेंगे और इससे सो एंड सो अमाउंट ऑफ बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन काम करते वक्त उन्होंने 8 ही किए, तो एक्सटेंट ऑफ रिजल्ट्स अचीव आपको चेक करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन आपकी इफेक्टिव है भी या नहीं। फिर आपको देखना होगा कि उसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया, ये जिस पॉलिसी के तहत आपने किया था इसकी वजह से क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। ओके, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सोचे थे और उसके लिए जो आपने मींस प्रोवाइड करे थे, जो भी पैसा लगाया था, जो भी टाइप ऑफ ट्री वगैरह एक्सेट्रा जो भी आपने प्रोवाइड करी थी, क्या वो प्रॉपर थी, सूटेबल थी और कंसिस्टेंट थी क्या विद द पॉलिसी। आपने सोचा था आप 10 बैनियन ट्रीज लगाओगे, आप जाके 8 आम के पेड़ लगा के आ गए, तो वाज इट कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी? नो। इट वाज द मींस प्रोवाइडेड प्रॉपर एंड सूटेबल?
यस, ऐसी सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको इफेक्टिवनेस देखना होगा ऑफ द प्रोग्राम एंड और इंडिविजुअल कंपनी। ठीक है, प्रोग्राम जो भी आप एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हो उसका इफेक्टिवनेस आपको असेस करना पड़ेगा। एंड देन आपको अगर ये इफेक्टिव नहीं था तो ये और इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको वेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं याद रखने का तरीका, इकोनॉमी हमको सबको पता है यार, इकोनॉमी क्लास में हम अगर फ्लाई कर रहे हैं मतलब कॉस्ट बचाने के लिए फ्लाई कर रहे हैं, अपन बिजनेस क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए तो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब मैं एफिशिएंटली काम करना चाह रही हूँ, मैं अगर इतना टाइम दे रही हूँ इसके बाद में इतना रिजल्ट आना ही चाहिए। इनपुट आउटपुट रेशियो इज एफिशिएंसी। फिर आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज कि जितना आउटपुट मुझे चाहिए था क्या उतना आउटपुट मैंने अचीव किया, क्या नहीं, तो उसको और इफेक्टिवली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है वो देखो। अगर आपका कोई भी टास्क अचीव करने में डिले होता है तो मतलब कि आप इफेक्टिवनेस अचीव नहीं कर पाए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू परफॉर्मेंस ऑडिट की प्लानिंग। ओके, अब आपको परफॉर्मेंस ऑडिट परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट अगर आपको कंडक्ट करना है तो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस प्लानिंग के जस्ट लाइक एनी यूजुअल ऑडिट आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको वो स्टेप्स याद रखना चाहिए इज माई सजेशन, बिकॉज ये पता नहीं कुड बी अ फेवरेट टॉपिक, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे इसके पॉइंटर्स देख के ऐसा लगता है कि शायद इन पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन बन के आ जाए कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड एन एंटिटी और अ प्रोग्राम टू सो एज टू कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑडिट। आई नो वेरी स्टूपिड बट यू नेवर नो ICIR। ठीक है, सो मेड इट सिंपल फॉर यू। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड प्रोग्राम। जस्ट लाइक एनी अदर ऑडिट अगर आप करते भी होंगे तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स की, अलग अलग प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की या उसके प्रोग्राम की, जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अभी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वी हैव अ निमोनिक हियर विच इज डॉक्यूमेंट्स EPL के पास रे। आई एम सॉरी, ये गाली नहीं है, ट्रस्ट मी, मुझे बस कुछ निमोनिक्स चाहिए थे तो मैंने जोड़ दिए। ठीक है, moving on. EPL, so I am in equity research and EPL is one of the companies that we cover. इसीलिए मुझे EPL better लगा as a company, as a mnemonic. अगर आपको लगता है कि आपके लिए LEP, PEL या ऐसा कुछ mnemonic बन के ज्यादा better रहेगा, so whatever floats your words. मूविंग ऑन, डॉक्स। डॉक्स इज डॉक्यूमेंट, सबको पता है किसके किसके डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे टू गेन टुगेदर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले एंटिटी, ऑब्वियसली आपको एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो एंटिटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने ही पड़ेंगे आपको। इसके अलावा कुछ पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ लेजिस्लेटिव यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपको देखने पड़ सकते हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले कि एंटिटी के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए। बेसिक सी चीजें, अकाउंट्स आप देखोगे, एनुअल रिपोर्ट्स आप देखोगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स तो हम मंगाते ही है, एंड इसके साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी देख सकते हो सो एज टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द एंटिटी। ओके, तो ये हुआ एंटिटी। फिर आते हैं अपन पॉलिसी की तरफ, बिकॉज माई निमोनिक गोज EPNL। ओके, सो P के लिए पॉलिसी, कौन सी पॉलिसीज, प्लानिंग कमीशन की पॉलिसीज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगर कोई इशू करी हुई पॉलिसीज है तो वो पॉलिसीज आपको देखनी होगी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसका इंपैक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग पे क्या पड़ता है, तो पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। फिर आते हैं लेजिस्लेटिव यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो इसको आप फर्स्ट हिंट के लिए ऐसे मैंने PP सर्कल करके रखा है, जस्ट आपको ट्रिगर करने के लिए नया वाला पॉइंट। सो लेजिस्लेटिव में आपको देखने पड़ेंगे लेजिस्लेशन वाले डॉक्यूमेंट्स। लेजिस्लेशन कौन गवर्न करता है अपना, कैसे होता है अपना, पार्लियामेंट के थ्रू होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, डिबेट करते हैं, तो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड डिबेट्स। इसके अलावा अपन ने ऊपर 3 कमिटीज देखी थी विच वाज PAC, EC एंड PUC। PUC इज नथिंग बट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग विच इज जस्ट नेम्ड हियर एज कोपो। सो पैक इनकी रिपोर्ट्स आपको देखनी पड़ेगी एंड इसके अलावा आपको MP के लेटर्स देखने रहेंगे। सारी चीजें याद ना भी रहे तो भी चलेगा, कम से कम इतना याद रख लो, इट्स इनफ। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स EPL रे, डॉक्यूमेंट्स EPL के पास रे, तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, EPL हो गया। अब आता है अपन K इज जस्ट टू मेक इट अ सेंटेंस। फिर आता है अपना पास। पास इज नथिंग बट PA, सबसे पहले पास्ट ऑडिट। ओके, अपना पास जो है, इफ यू सी हियर, मैंने पास को 2 टुकड़ों में तोड़ा है। इफ इट्स गेटिंग हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। दिस माइट सीम सिंपल टू मी बिकॉज आई क्रिएटेड इट. I am making this video from a point of view of a person who might not have the time now to create his own mnemonics. Otherwise, I would definitely recommend you creating your own mnemonics. क्योंकि फिर आपको चीजें ज्यादा याद रहती है. Just in case if you don't have, take it as the second best option and learn it. Okay? So documents EPL के पास रे, पा is nothing but past audit. इसके पहले जो भी उसके फाइनेंशियल या परफॉर्मेंस ऑडिट्स हुए हैं उसकी जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी आपको वो भी समझनी पड़े, वो देखनी पड़ेगी सो एज टू गैदर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी ने पहले कैसे परफॉर्म किया है फाइनेंशियली एंड परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हो। सो पहले इसके जो भी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल ऑडिट्स हुए हैं पास्ट में वो चीजें देख लो। फिर आता है AS, AS इज नथिंग बट पास रे। नाउ दिस इज सी, PA इज वन वर्ड एंड
आस रे इज वन वर्ड आइडियली, ठीक है, बट टू मेक इट अ सेंटेंस आई ब्रोक इट डाउन लाइक दिस. नाउ इफ यू वांट यू कैन रिमूव दिस. मैंने रखा था बिकॉज मुझे रिसर्च वर्ड भी याद रखने के लिए कुछ एक निमोनिक चाहिए था. सो AS इज academics एंड S स्पेशल रिसर्च. ASRE, ओके, अकेडमिक्स और स्पेशल रिसर्च किसने करी हो? कोई गवर्नमेंट ने करी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने करी हो, या फिर अगर मान लो किसी ने एंटिटी पे इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करवाया हो, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो और इनसे भी एंटिटी के बारे में समझ सकते हो. इसके अलावा लास्ट इज MC मीडिया कवरेज. प्रिंटेड मीडिया कवरेज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज हो सकता है. इनके थ्रू यानी न्यूज लेटर्स या कोई प्रेस रिलीज हो, ये सारी चीजों से भी आप एंटिटी के बारे में जान सकते हो. ओके, रिपीटिंग इट अगेन, परफॉर्मेंस ऑडिट. सबसे पहले आपको एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी. ओके, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपके पास कुछ 4 सब पॉइंट्स है, विच इज डॉक्यूमेंट्स, EPL के पास रे. ओके, सो डॉक्यूमेंट्स इज डॉक्यूमेंट्स, EPL इज एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, लेजिस्लेटिव यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स. पास रे, PA पास्ट ऑडिट, PA पास्ट ऑडिट. AS रे इज एकेडमिक्स या फिर स्पेशल रिसर्च. ओके, फिर आता है MC विच इज मीडिया कवरेज. नेक्स्ट कम्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. सी, हर ऑडिट सेम तरीके से होता है. सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे, फिर आपको वो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताना होगा, उसका स्कोप क्या रहेगा वो डिफाइन करना होगा. बेसिकली नथिंग बट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. फिर आता है आपका एक ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन करने का काम. अब आप एक ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन करोगे. नाउ सबसे पहले देखते हैं ऑडिट क्राइटेरिया होता क्या है एग्जैक्टली. ऑडिट क्राइटेरिया वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सको कि क्या आपका प्रोग्राम जो है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है क्या नहीं. सो ऑडिट क्राइटेरिया इज standards which are determined standards which are set to determine if the program meets the expectation. अगर आपको लगा था कि 10 ट्रीज प्लांट करके आप इतने लोगों का भला करोगे, तो क्या उससे सच में इतने लोगों का भला हो रहा है? ऐसा क्या स्टैंडर्ड है, क्या मेट्रिक है जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकोगे कि प्रोग्राम ने जो है, जो उम्मीद थी, उम्मीदों पे खड़ा उतरा है वो प्रोग्राम, ये डिटरमाइन करने के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड, कोई ऐसा मेट्रिक, वो रहेगा आपका ऑडिट क्राइटेरिया. अब इसके क्या सोर्सेस हो सकते हैं? इसके सोर्सेस ऐसे हो सकते हैं, क्राइटेरिया यूज्ड बाय सेम एंटिटी. अगर मान लो इसने इसके पहले भी ये काम करवाया है और उसको चेक करने के लिए कोई क्राइटेरिया ऑलरेडी यूज किया गया था, तो वो क्राइटेरिया आपको प्रोसीजर मैनुअल्स या पॉलिसी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन से मिल जाएगा. वही क्राइटेरिया के बेसिस पे आप फिर से जज करना हो तो कर सकते हो, कंपेरेबल भी हो जाएगा. इसके अलावा आपको ऑडिट क्राइटेरिया अदर सोर्सेस से भी मिल सकता है. अदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की ओपिनियन हो गई. कोई ऐसा इंसान जो कि एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम रिलेटेड फील्ड में, उसकी ओपिनियन ले लो. या फिर मान लो कोई ऐसी साइंटिफिक नॉलेज या रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे आपको लेना है, उनसे आप ले लो. या फिर जनरल मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर एंड रिसर्च पेपर. बाकी अगर आपको किताबों से, रिसर्च पेपर से, मैनेजमेंट के अगर आपको पता करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो. अब इसको, ये 3 पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया था कि एक तो होते हैं एक्सपर्ट्स. कौन होते हैं एक्सपर्ट्स? आपके जो आपकी मदद कर सकते हैं ये जज करने में कि उम्मीदों पे खड़े उतरे हो या नहीं, या कौन सा क्राइटेरिया यूज करना चाहिए. एक्सपर्ट्स आपके दो ही हो सकते हैं, या तो IIT से निकल के आए या तो IIM से निकल के आए. ठीक है, साइंस में एक्सपर्ट मतलब कौन हो गया? IIT में गया हुआ बंदा. कॉमर्स में एक्सपर्ट मतलब कौन हो गया? IIM गया हुआ बंदा. ठीक है, मतलब दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स या तो IIT IIM वाले. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो अपनी 3 स्टेप्स क्या हुई? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप डिफाइन करना, फिर आता है ऑडिट क्राइटेरिया डिटरमाइन करना, फिर आता है ऑडिट अप्रोच डिसाइड करना. आप किस तरीके से आपके ऑडिट को कंडक्ट करोगे वो डिसाइड करने को कहते हैं ऑडिट अप्रोच डिसाइड करना. ठीक है, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके से, क्या मेथड्स और क्या मीन्स यूज करोगे परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट करने के लिए. सो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है कि ऑडिट अप्रोच क्या है आपका. ये एक प्रोसीजर है टू सर्वे EQCR. EQCR का सर्वे करने के लिए एक प्रोसीजर बनाई गई है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट. ठीक है, प्रोसीजर टू सर्वे EQCR. दिस इज अ निमोनिक. सबसे पहला आपका इसका पॉइंट आता है प्रोसीजर. ठीक है, तो आपको प्रोसीजर्स का एनालिसिस करना होगा. प्रोसीजर्स क्या है? किसी भी एक्टिविटी को प्लान, कंडक्ट और मॉनिटर करने के लिए जो भी आपके सिस्टम्स इन प्लेस है, क्या प्रोसीजर्स एक एंटिटी, एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए फॉलो करती है, वो सारी प्रोसीजर्स को एनालाइज करना होगा आपको. ठीक है, कैसे एनालाइज करोगे आप इसको? एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके. तो इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स हुए होंगे, राइट? तो आपको मैनेजमेंट और अदर रेलिवेंट सोर्सेस से पता कर एग्जिस्टिंग डेटा निकलवाना होगा ताकि आप ये प्रोसीजर्स को एनालाइज कर सको. अब ये एग्जिस्टिंग डेटा आपको कौन कौन दे सकता है? या तो आपको मैनेजमेंट दे सकता है या कुछ अदर सोर्सेस से आपको मिल सकता है. ठीक है, मैनेजमेंट आपको क्या दे सकता है? मैनेजमेंट तो आपको खुद क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दे सकता है. मैनेजमेंट के पास में तो सब नंबर्स के साथ रेडी होगा, राइट? कि हमने इतने ट्रीज प्लांट किए थे और उसकी वजह से इतने लोगों का बेनिफिट हुआ है इसके पहले, तो हम इस बार भी ऐसे ही करेंगे, बस दूसरी जगह पे करेंगे, व्हाटएवर. सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको मैनेजमेंट हेल्प कर सकती है. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस
कैसे करोगे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में? क्या करोगे आप? जो भी अब आपको अवेलेबल डेटा आया है रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनके बेसिस पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करोगे। दूसरे होते हैं अदर सोर्सेस। नाउ अदर सोर्सेस में क्या आ जाएगा आपका? या तो आप सर्वे या तो केस स्टडी के थ्रू भी डेटा निकाल सकते हो, जिसके थ्रू आप प्रोसीजर्स को एनालाइज कर सको। तो सर्वे क्या होता है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलेशन टू असेस इंटर रिलेशन ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस। याद रखने की जरूरत नहीं है, सर्वे याद रखो, सर्वे इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉपुलेशन से, जिससे कि आप इवेंट्स एंड कंडीशंस के बीच में इंटर रिलेशन क्या है वो असेस कर सको। ठीक है, फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी इज नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इशू विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल एरिया अंडर रिव्यू। बस ये केस स्टडी की डेफिनेशन है और ये सर्वे की डेफिनेशन है, इतना याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। इसको बस ऐसे कह देना किसी पर्टिकुलर इशू का आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है, और सर्वे इज नथिंग बट पॉपुलेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है ना, अब ये दोनों एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या होगा? आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये रिजल्ट्स को आपको एनालाइज करना होगा। रिजल्ट्स का एनालिसिस मतलब क्या होता है? आपका एक्चुअल इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इतना मैंने डाला था और उसके बदले मुझे इतना फायदा हुआ है, जिससे कि मैं एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड कर सकूं। नाउ सी, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अपन ने सबसे पहले ऊपर देखा था परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या क्या होता है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर आपको आता है एफिशिएंसी जज करने के लिए आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब ये था आपको पॉइंट्स याद करवाने के लिए, आपको समझाने के लिए और एक फ्लो आपके दिमाग में बैठाने के लिए, जिसके बेसिस पे आप पॉइंटर्स बना सको अपने अपने। अब मैं इसको आपको एक निमोनिक के साथ में रिलेट करवा के दे देती हूँ, ताकि आपको ये थोड़े जो हाईलाइटेड वर्ड्स है एटलीस्ट ये याद हो जाए, जिससे आप अपना अपना फ्लो बनाकर सेंटेंसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, सबसे पहला है प्रोसीजर, यहाँ से आ गया प्रोसीजर। फिर आता है सर्वे, ये रहा सर्वे। फिर आता है ई इज नथिंग बट एग्जिस्टिंग डेटा। फिर आता है क्यू इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सी इज केस स्टडी एंड आर इज नथिंग बट एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट। प्रोसीजर टू सर्वे EQCR। आपको ऑडिट अप्रोच डिटरमाइन करना, डिसाइड जब करना होता है तो आपको प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर एस्टैब्लिश करनी होती है, राइट। तो अब आपको ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे EQCR को कैसे सर्वे करना है इसकी प्रोसीजर डिटरमाइन करनी है। ठीक है, साउंड स्टूपिड आई नो, बट इट्स इनफ टू हेल्प यू रिमेंबर। इसके अलावा जो बाकी स्टेप्स होती है वो सिंपल सी है, जैसे हर किसी में होती है कि ऑडिट क्वेश्चंस को डेवलप कर लो, फिर ऑडिट टीम की स्किल्स को असेस करो, ये देख लो कि आपको कहीं एक्सटर्नल एक्सपर्टीज की जरूरत तो नहीं है, बाहर से किसी एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स प्रिपेयर करो, किस टाइम तक क्या खत्म करना है, क्या रिसोर्सेस लगने वाले वो सब देख लो, और इसके अलावा जो भी आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो ऑडिट एंटिटीज को बता दो, ताकि वो टाइमली बेसिस पे आपको जो भी डेटा आपको चाहिए वो अवेलेबल करवा सके। ठीक है, दैट इज इट। ये सारे स्टेप्स चाहिए तो आप जिन भी फैकल्टी की बुक फॉलो करते हो उनसे देख लो। मुझे जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट लगे वो सारे मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। गोइंग ऑन टू कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जब आप ऑडिट करते हो उसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या कि परफॉर्मेंस ऑडिट तो आप कर ही रहे हो, उसके साथ आप एफिशिएंसी ऑडिट भी कर रहे हो, तो एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ओके, नाउ प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि परफॉर्मेंस ऑडिट में तो ऑलरेडी एफिशिएंसी वाला पॉइंट कवर हो रहा था, तो अपन यहाँ पे अलग से क्या करने वाले। मुझे जेन्युइनली नहीं पता गाइस, मुझे पता होता तो मैं ऑडिट की फैकल्टी नहीं होती क्या। मेरा काम यहाँ पे है तुमको वियर्ड से डिफिकल्ट से चैप्टर इजी तरीके से करके समझा के बस याद करवाना, ताकि ऑडिट का पेपर जैसे तैसे जैसे आराम हो जाए। ठीक है, प्लीज लेट्स फोकस ऑन रिवाइजिंग इट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर आप क्या क्या इश्यूज एग्जामाइन करोगे कि क्या आपकी जो सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो साउंड है, क्या उसमें कुछ इनएडिक्वेसीज तो नहीं है। क्या देखोगे आप कि जो भी आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट कब एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, जब उसका जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ साथ उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो साउंड है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने प्लान बना दिया, मैं 7 डेज में ऑडिट रिवाइज करूंगी, लेकिन अगर मैं वो प्लान जो फॉर्मुलेट किया है उसको सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाऊँ तो सारे एफर्ट्स वेस्ट है, राइट। तो इसलिए फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है प्रोजेक्ट का, उसकी जो सिस्टम होती है वो साउंड है या नहीं, आपको वो इशू वो एग्जामाइन करना होगा। आपको देखना होगा कि कहीं उसमें कुछ खामियां तो नहीं है, इनएडिक्वेसीज तो नहीं है। ठीक है, उस आगे आगे मत चलना, मेरे साथ साथ पढ़ना। मैंने नंबरिंग दे रखी है, उस हिसाब से अगर आप पॉइंट्स याद रखोगे तो आपको बेहतर याद रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपको देखना है कि जो भी आपने रेट ऑफ रिटर्न प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम सेटअप करते हो तो उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो कि इससे मुझे इतना फायदा होने वाला है, राइट। तो जो रेट ऑफ रिटर्न मैंने प्लान किया था, क्या मैंने वो अचीव किया है या नहीं। ठीक है, रिटर्न के 2 भाग क्या हो गया, आपके सेल्स हो गया, कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको नीचे के पॉइंट्स याद करवाने के लिए। जहां जहां पॉइंटर्स लिखे हुए रहेंगे मेरे नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ वो आपके एग्जाम पेपर में जाना चाहिए। ठीक है, नाउ रिटर्न के 2 पार्ट्स क्या हो जाते हैं आपके, सेल्स और कॉस्ट, राइट। सेल्स माइनस कॉस्ट इज व्हाट यू गेट, दैट्स द रिटर्न दैट यू विल अर्न, राइट। तो सेल्स कैसे आएगा, आउटपुट बेचकर, राइट। तो आपने क्या जो प्लान या ऑपरेशनल या यूजुअल आउटपुट जो आपका है, क्या आपने वो अचीव किया है। अगर आपने वो नहीं किया है, इफ नो, देन आपको देखना होगा क्यों नहीं किया, आपके परफॉर्मेंस में शॉर्टफॉल तो नहीं रह गया।
अगर शॉर्टफॉल रह गया तो वो क्यों रह गया? कहीं आपने इंस्टॉल कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज तो नहीं किया? अगर किया है तो अंडर यूटिलाइज क्यों किया? आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो उसका अंडर यूटिलाइजेशन क्यों हुआ? कहीं वो खराब तो नहीं हो गई थी? और अगर खराब हो गई थी तो क्यों हुई थी? आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक एडिक्वेट सिस्टम इन प्लेस नहीं है क्या? ठीक है, क्या यार क्या इससे अपने 3 पॉइंट्स क्या कवर हो गए? सबसे पहले जो आपने प्लान किया था रेट ऑफ रिटर्न, क्या आपने वो अचीव किया? ठीक है, अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो उसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो मान लो आपकी सेल्स कम हुई है या आपका कॉस्ट बढ़ गया है। सेल्स कम क्यों हुई है? आप देखो कि क्या आपने जो प्लान किया था वो आउटपुट लेवल अचीव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो क्या आपके परफॉर्मेंस में कुछ शॉर्टफॉल रहा है? अगर रहा है तो क्यों रहा है? आपने इंस्टॉल कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज किया है क्या? और अगर अंडर यूटिलाइज किया है तो क्यों अंडर यूटिलाइज किया? आपके पास रिपेयर मेंटेनेंस की एक एडिक्वेट सिस्टम इन प्लेस नहीं है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, ये हो गए आपके सेल साइड के पॉइंट्स। कॉस्ट साइड में क्या हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको आप आपके अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखो, और देखो कि क्या उसमें कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज तो नहीं हुआ है। और अगर इंक्रीज हुआ है तो देखो कि क्या वो एक्स्ट्रावेगेंस है या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर था। कहीं आपने उसका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के चलते उसका खर्चा बढ़ा दिया और उसकी वजह से कहीं आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया और आपके रिटर्न कम हुए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? तो चेक करो कि जो आपको एक्चुअल में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ा, क्या वो आपके अप्रूव्ड जितना आपको अलाउड था, प्लान्ड था खर्चा, उसके उसके कंपैरिजन में कितना है। अगर सब्सटेंशियल इंक्रीज है तो ये इंश्योर करो कि कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो गया है तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपके पास कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है वो एडिक्वेट नहीं है क्या? आपका ऐसे कैसे खर्चा, आपने ऐसे कैसे अननेसेसरी खर्चा कर दिया, ऐसे कैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है प्लान कॉस्ट से ज्यादा हो गया? आपके पास कॉस्ट कंट्रोल के मेजर्स नहीं है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? और अगर है तो क्या वो एडिक्वेट नहीं है क्या? कुछ इनएफिशिएंसीज है क्या? या आपके आरएम कंजम्पशन में आपने वेस्टेजेस कर दिए क्या? कुछ ऐसी हरकत कर दी क्या जिससे आपका कॉस्ट बढ़ जाए? ठीक है, और अगर ये हुआ है, अगर मान लो आपके रॉ मटेरियल कंजम्पशन में एक्सपेंस वेस्टेज हुआ है, तो भाई क्यों वेस्टेज हुआ? आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या एंटिटी में, जिससे आप कुछ ऐसे टेक्निक या मेथड डिवाइस कर सको जिससे आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन वेस्टेज जो है वो कम हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है क्या आपके पास? तो ये सब आपको चेक करने के लिए, ये सब आप कब चेक कर पाओगे? जब आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो सिस्टम है वो साउंड है, उसमें कुछ इनएडिक्वेसीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में आपके क्या 7 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे क्या क्या इश्यूज आपको उसमें एग्जामाइन करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंट कर रही है। इश्यूज क्या एग्जामाइन करोगे? सबसे पहले क्या प्लान रेट ऑफ रिटर्न अचीव हुआ है? ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो सेल्स कम हो गई या कॉस्ट बढ़ गया। सेल्स कम हो गई, क्यों कम हो गई भाई? आपका प्लान आउटपुट अचीव नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कुछ परफॉर्मेंस में शॉर्टफॉल रह गया क्या? अगर शॉर्टफॉल रह गया तो क्यों रह गया? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई क्या? ये सब हुआ तो क्यों हुआ है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयर मेंटेनेंस की कोई सिस्टम नहीं है क्या? ठीक है, फिर आता है कॉस्ट साइड पे। कॉस्ट साइड पे क्या है कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपके प्लान खर्चे से ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हो गया भाई? तुम्हारे पास कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स नहीं है क्या ऑर्गेनाइजेशन में? तुमने कुछ रॉ मटेरियल कंजम्पशन में बहुत वेस्टेजेस कर दिए क्या? अगर वेस्टेजेस किए तो क्यों किए भाई? तुम्हारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं है क्या कुछ, जिससे तुम इनोवेटिव तरीकों से अपने खर्चे कम कर सको? हाँ, अगर आपका सेल्स कम हो जाता है या कॉस्ट बढ़ जाता है तो सीधी सी बात है प्लान रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाएगा। इस चीज के लिए आपको प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की जो आपकी पॉलिसीज है, जो सिस्टम्स है वो साउंड होनी चाहिए, और ये आप इंश्योर करोगे तो ही आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो भी आपके इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू प्रोप्राइटी ऑडिट। प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर आप क्या करते हो? आप ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हो। क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करके वेरीफाई करते हो? पब्लिक प्रोप्राइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। ये सारी चीजों का टेस्ट कर आप ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हो। ठीक है, नाउ अब इसको अगर आपको याद रखना नहीं हो रहा है तो अब ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं इसको सिंपली ऐसे याद रखती थी, पीपीएससी सीएसी, पीपीएससी सीएसी, पीपीएससी सीएसी। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है तो मेक इट पीएससी, पेड अप शेयर कैपिटल के तौर पे, या मेक इट एसपीसी, किसके नाम पे, इस तरीके से याद रखना है, आप वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, सो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर टेस्ट ऑफ पब्लिक प्रोप्राइटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स। ठीक है, अब प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रोप्राइटी ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि जो आपका एक्सपेंस है वो प्राइमा फेसी ज्यादा नहीं होना चाहिए देन द ओकेजन डिमांड्स। ऐसा नहीं कि जो चीज 100 रुपए में हो सकती है आप उसके लिए 500 रुपए, 1000 रुपए दे रहे हो। नहीं, जो चीज की जितनी वैल्यू है उतना ही उसका खर्चा होना चाहिए। आपका प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस आपको पता है कि भाई वो चीज 100 में हो सकती है और आप 500 दे रहे हो, आपको पता है कि वो एक्सपेंसिव है, ये इस ओकेजन की इससे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑफिसर्स को वो सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जितना कि एक इंसान विद ऑर्डिनरी प्रूडेंस करेगा अपने खुद के पैसे के साथ। तो जैसा जो लेवल का प्रूडेंस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक नॉर्मल इंसान
अपने पैसे के साथ में एक्सरसाइज करेगा, उतना ही आपके ऑफिसर्स को भी विजिलेंस रखना पड़ेगा. सो बेसिकली एक्सपेंस शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स. ऑफिसर शुड एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ विजिलेंस एज पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू विथ हिज ओन मनी. आपका खुद का पैसा होता तो आप 100 रुपए की चीज 80 रुपए में करवाते, राइट? तो आप आपके कंपनी के, पीएसयू के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे और उसी विजिलेंस के साथ में ट्रीट करोगे. ठीक है. फिर आता है अब ये विजिलेंस के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपके जो फंड्स है वो आप फंड्स जो है इट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर. तो अब देखना है यहाँ पे 2 3 4 दिया है ना मैंने, आप इसका 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स बनाओगे जिसमें हर पॉइंट की स्टार्टिंग होगी ऐसे. ठीक है. सो एक्सपेंसेस शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स. सेकंड पॉइंट विल बी फंड्स शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अथॉरिटी सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर. जो अथॉरिटी एक्सपेंडिचर सैंक्शन कर रही है उसके बेनिफिट में आपके फंड्स यूटिलाइज नहीं होने चाहिए. इसके अलावा कोई भी ऐसे पर्टिकुलर पर्संस होते हैं, उनके भी किसी भी एरे गैरे के बेनिफिट में आपके जो एंटिटी के पैसे हैं वो यूटिलाइज नहीं होने चाहिए. उसके अलावा मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और अदर्स, मतलब एंटिटी के लोगों के बेनिफिट के लिए भी वो पैसे यूटिलाइज नहीं होने चाहिए जो उनके लिए नहीं बने हैं, अनलेस एंड अनटिल वो उनका रेम्यूनरेशन हो या कुछ ऐसा रिवॉर्ड हो जो अग्रीड अपॉन हो. ठीक है. ये पैसों के अलावा उनको कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए आपके एक्सपेंडिचर्स. ठीक है. सिंपल एज दैट. दैट वाज ऑल अबाउट प्रोप्राइटी ऑडिट.